जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं कौशल जी के जीएस क्लासेस के माध्यम से आप सबों के बीच, जो कि एक बेहतरीन कंटेंट, कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होता है वो सभी प्रश्न आप लोगों के बीच हम बहुत कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। और हम यह आशा रखते हैं कि जितना भी हम कंटेंट आपको देते हैं आपके माइंड में डायरेक्ट फिट होता है और जहां भी आप सेट लगाते होंगे आपका नंबर दिन ब दिन बढ़ रहा होगा। और आप लोग को बता दें कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करवाने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए और क्या क्या होता है वो सब भी आप जो है कि चैनल को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है कि हम कुछ समय निकाल कर अच्छा से अच्छा कंटेंट देते हैं। क्योंकि आज भी नीतीश कुमार, आज 21 अगस्त है, आज के डेट में नीतीश कुमार ने लगभग 31 अलग अलग विभागों पर मोहर लगाया है आगे वैकेंसी के लिए। तो सचिवालय सहायक का वैकेंसी भी आने वाला है और आपका बिहार एसएससी के अंतर्गत जो 4th ग्रेड का जो जॉब है वो भी आपको वैकेंसी आएगा, जो कि बहुत अच्छा जॉब है। और बिहार एसएससी अभी देख ही रहे हैं, टेंडर अब फाइनल होने के कगार पे है और जस्ट अब आपका एग्जाम डेट निकल जाएगा। अब देखिएगा एग्जाम डेट आपका दुर्गा पूजा या दीपावली के बाद एग्जाम ले लेगा। इसमें 2-3 पर्व, बहुत बड़ा बड़ा पर्व है। इसमें क्या होगा कि आप तुरंत जो है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका 2 महीना समय कैसे गुजर जाएगा। इसीलिए आप लोग पर्व त्यौहार को इग्नोर करते हुए आप जो है कि एक फॉर्मेलिटी की तरह पर्व को निभाइए और बाद बाकी आप अपना समय सिर्फ किताब को दीजिए। बाद बाकी कोई दोस्त यार नहीं, आप सीधा एकदम किताब पे फोकस कीजिए। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका तब फिर इंजॉय करते रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन होने वाला है वह पूर्णतः बिहार एसएससी, एनटीपीसी या बिहार एसआई या सचिवालय सहायक पर आधारित होगा। बिल्कुल आपके माइंड में कंटेंट जाएगा। और आज आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो कौशल जी के जीएस क्लासेस नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो है कि हम लोग कल जो सिलेबस होगा उसका हम लोग जो है कि आपको दे देंगे सिलेबस पढ़ने के लिए। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आप वीडियो देखिएगा, आपके माइंड में आराम से रिकॉल होगा। और हम खास करके आप कोशिश करेंगे कि लूसेंट बुक जो है इस बुक को हम कवर करवाएंगे, क्योंकि बिहार एसएससी के लिए यह बुक बहुत रामबाण साबित है। यह सचिवालय सहायक के लिए बहुत मस्त बुक है लूसेंट। बहुत आदमी कहता है लूसेंट से आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन अभी भी आपको हम बता देते हैं, अगर आपको लूसेंट पुस्तक पे अगर आपको कमांड है तो बिहार एसआई मेंस का रिजल्ट या फिर आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और बाद बाकी इधर आपका नॉर्मल एग्जाम आराम से हो जाएगा लूसेंट से। इसीलिए बस इसका गहराई से नॉलेज होना आपके पास जरूरी होता है। तो चलिए इसी के साथ जो भी अभी तक छात्र नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल से, तो कौशल जी के जीएस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहां जाके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और जो भी वहां पर जानकारी होता है हम लोग आपसे शेयर करते हैं या नया नया करंट अफेयर्स भी आपको देते हैं। और जिनको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने में दिक्कत होगा वो हम मेरे पर्सनल नंबर पर जो है कि मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा उस ग्रुप में। और हमारा मोबाइल नंबर है 8521902963, यानी 8521902963। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग कॉल इस पर नहीं कीजिएगा, लेकिन आप मैसेज कीजिएगा तो आपको थोड़ा देर में रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को आराम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज हम सबसे पहले थोड़ा समय लिए आप ही के लिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला बिहार एसएससी। अगर आप हमारे चैनल पे लगातार बनकर रहते हैं तो आपको गारंटी दिलाते हैं आपका जीके जीएस में बहुत बेहतरीन नंबर आएगा, क्योंकि खुद हम सचिवालय सहायक का एग्जाम निकाले हुए हैं तभी बोल रहे हैं। आरपीएफ एसआई का भी निकाले हुए हैं, बिहार एसआई का भी निकाले हुए हैं, सब में मेरा रिजल्ट है। बाद बाकी एनटीपीसी में भी रिजल्ट है, उसके बाद बीपीएससी में भी रिजल्ट है, आप लोग को पता है। साथ ही अभी जो है कि एक गवर्नमेंट जॉब में हम लोग अभी कर रहे हैं, बाद बाकी आगे का तैयारी जारी है। तो चलिए इसी के साथ आज का मोटिवेशनल क्वोट, आज का मोटिवेशनल क्वोट है, आज का मोटिवेशनल क्वोट सुनिएगा। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत से ही कोई चीज़ संभव है। एक असफलता अगर आपको मिल गया तो आप अगर छोड़ के चल जाइएगा मैदान को तो फिर वो जीतने का मजा नहीं आप ले सकते हैं। आप बार बार अगर असफलता
सफलता आपको मिल रहा है या फिर आप हार जा रहे हैं तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप दुगना मेहनत के साथ दुगना कीजिए। एक बार जिंदगी मिला है तो उस तरह आप दिखा दीजिए कि नहीं, मेरे अंदर जो पावर है वो जो है कि पावर एक रोल मॉडल के रूप में आप समाज के रूप में दिखा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा हम आपको शुरुआत का 5 मिनट लिए, लेकिन आपके लाभ के लिए लिए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का हम प्रश्न का शुरुआत करते हैं। तो बताइएगा आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल बताइएगा, लिम्बा रामा का संबंध किस खेल से है? तो लिम्बा देखिएगा, आपको हम पिनाकल का भी ये बुक करवा रहे हैं, 50 क्वेश्चन इससे पहले करवाएंगे, फिर हम ये लूसेंट पे चलेंगे, फिर साइंस भी करेंगे। लगभग 35 से 40 मिनट का यह सेशन होने वाला है। आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो पिनाकल जो है ये एसएससी का प्रीवियस ये पूरा बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। तो देखिएगा आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल है, लिम्बा रामा का संबंध किस खेल से है? लिम्बा रामा, देखिएगा लिम्बा रामा, रामा में रो आ रहा है और जो इसका आंसर होगा जो खेल, वो खेल में भी रो आएगा, यानी लिम्बा रामा रो आ गया। तीरंदाजी में भी रो आ रहा है, तीरंदाजी में भी क्या आ रहा है? रो। तो याद रखिएगा लिम्बा रामा का संबंध तीरंदाजी से है। किससे है? तीरंदाजी से है। वहीं आप एक खिलाड़ी का नाम सुने होंगे जिनका नाम है आपका क्या कहते हैं? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी और उनके पति का नाम है अतानु दास। आप लोग सुने होंगे 2-3 साल पहले यह खिलाड़ी गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया था। तो आप लोग को पता है दीपिका कुमारी का संबंध झारखंड से है और उनके पति जो हैं अतानु दास, उनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। वो दोनों पति पत्नी भी जो है ना, वो भी तीरंदाजी से संबंध है। किससे संबंध है? तीरंदाजी से। तो तीरंदाजी से 3 गो खिलाड़ी बता दिए, लिम्बा रामा, उसके बाद फिर आपका दीपिका कुमारी, फिर आपका जो है कि अतानु दास। 3 खिलाड़ी हो गया किससे? तीरंदाजी से। साथ ही एक और बहुत हाईलाइट नाम है, याद रखिएगा आप लोग तीरंदाजी से, जिसका एक दीपिका कुमारी हो गया, एक और आपका आता है दीपिका पल्लिकल। दीपिका पल्लिकल जो है वह स्क्वैश खेलती है। क्या खेलती है? स्क्वैश खेलती है। दीपिका पल्लिकल क्या खेलती है? स्क्वैश खेलती है, आप लोग याद रखिएगा। और एक है दीपा कर्माकर, एक है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट खेलती है। क्या खेलती है? जिम्नास्ट खेलती है। तो दीपिका करके 3 गो याद रखिएगा। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, राइट। उसके बाद अगर पूछेगा दीपिका पल्लिकल स्क्वैश, दीपिका पल्लिकल स्क्वैश। अगर पूछेगा दीपा कर्माकर जिम्नास्ट, दीपा कर्माकर जिम्नास्ट, दीपा कर्माकर जिम्नास्ट। और जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है जिम्नास्टिक में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ है? तो पूरे विश्व लेवल पे जो सबसे बड़ा खेल होता है ना, वो ओलंपिक खेल होता है, जो हाल ही में 11 अगस्त को समाप्त हुआ, आपका 33वां ओलंपिक खेल 2024 का जो खेला जा रहा था पेरिस के अंदर में। ये करंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 2024 का जो ओलंपिक खेल खेला गया कहाँ खेला गया, तो याद रखिएगा ये 33 नंबर का हुआ है, 33वें नंबर का हुआ है। और कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वां ओलंपिक खेल हुआ है, जिसमें सबसे अधिक पदक जो जीता है वह अमेरिका जीता है। कौन जीता है? अमेरिका जीता है। कुल याद रखिएगा 126 पदक जीता है। वहीं दूसरा स्थान जो रहा है ओलंपिक में वो चाइना का रहा है। किसका रहा है? चाइना का रहा है। कुल 91 पदक, लेकिन दोनों का स्वर्ण पदक 40-40 है। दोनों का स्वर्ण पदक 40-40 है। लेकिन भारत का आखिर इस सीरीज में या ओलंपिक खेल में कौन सा स्थान रहा? तो भारत का जो ओलंपिक में स्थान रहा है वो 71 स्थान, 71 रैंक है। क्या रैंक है? 71 रैंक पे है, याद रखिएगा 71, यानी कि 71वां स्थान पे भारत है। याद रखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना, वह थॉमस बाक है। कौन है? थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ में है? तो याद रखिएगा आप लोग कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर में एक शहर है लुसाने। कौन सा है? लुसाने। स्विट्जरलैंड के अंदर में एक शहर है लुसाने, वहीं पर आईओसी का मुख्यालय है। समझ में आ गया? और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ है? तो 1894 में ही हुआ है। कब हुआ है? 1894 में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना। और इसके जस्ट 2 साल के बाद आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हो गया 1896 में। 1896 में
और याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष जो ओलंपिक दिवस मनाते हैं ना, वह कब मनाते हैं, तो यह क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 जून को। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। वहीं आपका 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस और 23 जून को याद रखिएगा ओलंपिक दिवस, 23 जून को ओलंपिक दिवस। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? कितना मस्त सवाल है। यह सवाल आपका 2023 में एसएससी स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ सवाल है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे छात्र हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या वाले इलाके से, गाजियाबाद वाले इलाके से एसएससी स्टेनोग्राफर के छात्र हमसे जुटे हुए हैं और बिहार के भी अलग अलग जगह से और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब सवाल डायरेक्ट छप जाएगा, तो आप लोग आराम से लगा लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर अगर हम एशियाई खेल का बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप जो है, कुल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें हम लोग रहते हैं। यहाँ पर लगभग आपका 60% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व में। कुल 7 महाद्वीप में से एशिया महाद्वीप में विश्व के 60% जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल जो है एशिया का पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 30%। तो 2 क्वेश्चन आपको यहीं पर हम स्टैटिक बता दिए कि एशिया महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से 60% कवर करती है और एशिया महाद्वीप आपका जो है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 30%, यानी जनसंख्या में 60 और 60 का आधा 30 हो जाएगा आपका क्षेत्रफल में। समझ में आ गया? और याद रखिएगा पूरे एशिया महाद्वीप ने मिलकर एक एशियाई खेल कराता है या एशियन गेम करवाता है। और एशियन गेम जो इस बार हुआ था चीन में हुआ था। कहाँ में हुआ था? चीन में हुआ था, याद रखिएगा। और एशिया खेल का जो शुरुआत हुआ है या एशियन खेल का जो शुरुआत हुआ है, ये इसका शुरुआत 1951 से हुआ है। कब से हुआ है? 1951 से एशियन खेल का शुरुआत हुआ है और भारत से ही इसका शुरुआत हुआ है। बहुत सौभाग्यशाली बात है, बहुत सौभाग्यशाली बात है कि एशियन खेल का शुरुआत भारत एशिया महाद्वीप में आता है। इसीलिए एशियन खेल का शुरुआत जो हुआ है, याद रखिएगा, भारत के नई दिल्ली से हुआ है 1951 में। और एशियाई खेल का नामकरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। समझ में आ गया? और याद रखिएगा भारत जो है इसका पहला आपका होस्ट कंट्री बना था और भारत के अंदर में दूसरा एशियाई खेल जो हुआ था दूसरी बार वह 1982 में हुआ है। यानी भारत के अंदर में अभी तक सिर्फ 2 एशियाई खेल हुए हैं। 2 में से जो पहला हुआ है ना वो इंडिया में हुआ है और दूसरी बार जो हुआ है आगे चल के 1982 में। कब हुआ है? 1982 में हुआ है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और एशियाई खेल का शुरुआत 1951 से नई दिल्ली में और इसका नामकरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसका जो टैग लाइन था पहला जो इसका था आपका वाक्य, वो था आपका उगता हुआ सूरज। एशियाई खेल का जो आपका टैग लाइन था वो क्या था? उगता हुआ सूरज था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, उगता हुआ सूरज याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि इसका आदर्श वाक्य, उसका मोटो था, अगर पूछेगा इसका आदर्श वाक्य क्या था तो आप लोग याद रखिएगा एशियाई खेल का आदर्श वाक्य था, खेल को खेल की भावना से खेले। खेल को खेल की भावना से खेले, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल का, तो राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत 1930 से हुआ था हैमिल्टन कनाडा से। 1930 में हैमिल्टन कनाडा से राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत हुआ था। उसमें भारत का टीम हिस्सा नहीं लिया था। भारत का टीम 1934 में हो रहे लंदन राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था, याद रखिएगा। और भारत अब तक सिर्फ एक बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया है, वह भी आपका 2010 ईस्वी में आपका दिल्ली में हो रहे थे राष्ट्रमंडल खेल, उसी का आपका जो है कि प्रस्तावक टीम था। समझ में आ गया? तो भारत के अंदर में एशियाई खेल कितनी बार? 2 बार। पहली बार 1951, दूसरी बार 1982। वहीं अगर पूछेगा कि भारत के अंदर में राष्ट्रमंडल खेल कितनी बार, तो राष्ट्रमंडल खेल 1 बार। कितनी बार? 1 बार। कब भैया? 2010 में। कब? 2010 में। और 2010 में कहां पे हुआ था? तो 2010 में दिल्ली के अंदर में हुआ था। कहां हुआ था? 2010 में दिल्ली के अंदर में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत के अंदर में कलकत्ता में पहला जूट मिल का स्थापना अंग्रेज के ज़माने में आपका 1859 में ही किया गया था, रिसरा नामक स्थान पर। कौन सा स्थान पर? रिसरा नामक स्थान पर किया गया था, और वह हुगली नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर स्थित है। और हावड़ा शहर भी कौन नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। और हुगली जो है वह दामोदर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? दामोदर। और दामोदर नदी जो है उसको जैविक नदी के नाम से या जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, कोयला वगैरह जो है कि प्राप्त होते हैं आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाके में। दामोदर नदी याद रखिएगा बहुत फेमस नदी है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, आप लोग को पता है। वहीं अगर बात करते हैं हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर का। किसका है? दामोदर का। और दामोदर को जैविक मरुस्थल या जैविक नदी के नाम से जानते हैं, और छोटा नागपुर के पठार में वह बहती है। और भारत के अंदर में छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूड़। भारत का रूड़ किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। और रूड़ नाम का जो स्थान है वह जर्मनी में है। कहाँ में है? जर्मनी में है, याद रखिएगा। उसी तरह से वह विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न के लिए पूरा एकदम समृद्धिशाली है। उसी के आधार पे भारत के अंदर में छोटा नागपुर के पठार को जो है कि भारत का रूड़ कहा जाता है। भारत का रूड़ कहा जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जानते हैं? तो जूट को जानते हैं। किसको जानते हैं? जूट को। और हरा सोना के नाम से चाय को। हरा सोना के नाम से चाय को। हरा सोना के नाम से चाय को। और सफ़ेद सोना के नाम से कपास को। सफ़ेद सोना के नाम से कपास को। सफ़ेद सोना के नाम से कपास को। और कपास की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? गुजरात में। कहाँ में होती है? गुजरात में, क्योंकि गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, गुजरात महाराष्ट्र के इलाके में। इसीलिए काली मिट्टी पर ही सबसे अधिक फसल जो होती है वह कपास होती है। इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भारत के अंदर में याद रखिएगा मिट्टी को कुल 8 भागों में बांटा गया है, और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। और याद रखिएगा भारत के अंदर में आपका जो सबसे कम पानी सोखने वाला जो मिट्टी है, यानी कि पानी को कम अवशोषित करने वाला मिट्टी कौन सा है? तो आपका बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी पानी को सबसे कम अवशोषित करता है। बलुई यानी बालू। अब आपका दिमाग ले रहा होगा कि अरे यार बलुई मिट्टी कैसे होगा? बालू में तो जैसे हम पानी ऐसे ढारते हैं तो तुरंत अंदर घुस जाता है, इसका मतलब तुरंत सोख लिया, तब तो बलुई होना चाहिए सबसे अधिक सोखने वाला। नहीं, गलत आपका सेंस लग रहा है। सोखने का मतलब है कि जैसे इतना सा बालू रखे हैं तो उतने को बालू में वो पानी से ढारे तो वो बालू में जो है कि आपका उतने समय सूख जाना चाहिए। लेकिन वो क्या होता है बालू में कि वो नीचे पानी सब जाने देता है, वो उसको अपने आप में उसको अवशोषित करने का क्षमता नहीं है। जैसे मान लीजिए इतना सा आप बालू रख दीजिए घर पे, उसके बाद ऊपर से जो है कि एक गिलास से आप पानी उस पर डालिए। जब पानी उस पर डालिएगा तो देखिएगा नीचे से पानी सब निकल जाएगा। इसका मतलब है कि उस मिट्टी में या उस बलुई मिट्टी में पावर नहीं है पानी को अवशोषित करने का। तो काम मेरा बन गया कि सबसे कम अवशोषित करने वाला पानी को सबसे कम अवशोषित करने वाला मिट्टी कौन सा है? तो बलुई। वहीं चिकनी मिट्टी इसका जस्ट विपरीत होता है। तो चिकनी मिट्टी जो होता है वो पानी का अवशोषण सबसे अधिक करता है। पानी का अवशोषण सबसे अधिक करने वाला कौन सा है? तो मारिएगा आप लोग जो है कि आराम से चिकनी मिट्टी। क्या मारिएगा? चिकनी मिट्टी। वहीं आपका चाय के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी। चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी। वहीं भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में आपका जो है कि गंगा दियारा क्षेत्र में जो पाया जाता है उत्तर बिहार उत्तर प्रदेश में, वो आपका कौन सा मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में लगभग 46% के क्षेत्रफल पर है। कितना है? 46% के क्षेत्रफल पर है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है निम्न कौन सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो भानु अथैया थे। कौन थे? भानु अथैया थे। और भानु अथैया को याद रखिएगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। आप लोग एक फिल्म का नाम सुने होंगे, गांधी फिल्म। गांधी फिल्म लगभग 1982 में ही रिलीज हुआ था। 1982 को ही गांधी फिल्म रिलीज हुआ था, और इसी गांधी फिल्म को सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार मिला है भारत के तरफ से। तो याद रखिएगा गांधी फिल्म में ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर
डिजाइनर का कार्यभार संभाल रही थी कौन, तो याद रखिएगा भानु अथैया। और भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ही याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था और यह पहला भारतीय बना था। और ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म क्षेत्र में। और ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है, तो याद रखिएगा 1929 से। कब से हुआ है, 1929 से हुआ है। और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से। नोबेल पुरस्कार 1901 से, ऑस्कर पुरस्कार 1929 से, याद रखिएगा। और ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। फिल्म यानी कि फिल्म के क्षेत्र में, यानी चलचित्र के क्षेत्र में, याद रखिएगा। और चलचित्र जो हम लोग पर्दा पर दिखाते हैं, जो कि आप लोग छोटा मान लीजिए एक टीवी चल रहा है, उसको आप जो है कि बड़ा पर्दा पे जो आप देखते हैं, जैसे क्रिकेट मैच वगैरह हम लोग देखते थे पहले, पूरा एकदम दीवार में दिखाता है, तो याद रखिएगा वो जो पर्दा पे उतारता है उसको सिनेमेटोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेमेटोग्राफ के द्वारा किसी छोटे पर्दे पर जो चल रहा है उसको बड़ा पर्दा पर उतारा जाता है सिनेमेटोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा, सिनेमेटोग्राफ के द्वारा, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि गांधी फिल्म कब रिलीज हुआ था, तो याद रखिएगा 1982 में बना था और 1983 में रिलीज हुआ था। और उसी में जो है कि आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। समझ में आ गया, आप लोग याद रखिएगा। वहीं पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत 1917 से हुआ। ये सब क्वेश्चन आप एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएससी के लिए तो आप लोग ये सब क्वेश्चन एकदम याद रखिए, एकदम कमांड बनाइए। आपको कभी भी स्टैटिक में एग्जाम में धोखा दे सकता है, क्योंकि स्टैटिक सबका मजबूत नहीं होता है। साइंस बना लीजिएगा, करंट बना लीजिएगा, लेकिन आप स्टैटिक आ जाएगा तो स्टैटिक में बंदा हार मान लेता है। लेकिन आप लगातार अगर रहिएगा तो आपको हम यह गारंटी देते हैं कि आपका स्टैटिक जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। बस आप सुन लीजिए ना, किसी बहाने आप 1 घंटा निकाल के, आधा घंटा निकाल के आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, यह आपको हम वादा दिलाते हैं। तो आप याद रखिएगा। वहीं आपका पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत 1917 में हुआ है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पौसे पुलित्जर, पौसे पत्रकारिता, शुरुआत 1917 में, शुरुआत 1917 में, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि आपका क्या कहते हैं उसको, द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1985 से हुआ है। कब से हुआ है, 1985 से हुआ है, याद रखिएगा। वहीं आपका बोरलॉग पुरस्कार का शुरुआत कृषि के क्षेत्र में कब से हुआ है, तो बोरलॉग पुरस्कार का शुरुआत कृषि के क्षेत्र में 1973 से, 1973 से, याद रखिएगा, 1973 से। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत फिल्म के क्षेत्र में 1969 से, 1969 से हुआ है, याद रखिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहली बार दिया गया 1965 को, 1965 को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, तो याद रखिएगा लंदन ओलंपिक जो 1948 में हो रहा था, उसी में पहली बार आपका आज़ादी के बाद हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। आप लोग को बता दें कि भारत का हॉकी टीम बहुत मजबूत है, भारत का हॉकी टीम जो है बहुत मजबूत है। इस बार भी ओलंपिक में उन्होंने जो है कि आपका क्या कहते हैं उसको, कांस्य पदक जीत के लाया है। पहला होता है गोल्ड मेडल, और दूसरा होता है आपका जो है कि कौन सा, तो रजत मेडल, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है कांस्य पदक, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो इस बार जो है कि भारत ने जो है कि इस बार तीसरा वाला पदक लाया है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल लाया है, कांस्य पदक लाया है। तो भारत जो है कि शुरू से ही आपका ओलंपिक हॉकी में बहुत अव्वल रहा है। तो भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक, भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में लाया। लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछा, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 1928 वाला एम्स्टर्डम वाला हॉकी में लाया, सब मार देगा। लेकिन अगर सवाल पूछेगा कि भारत ने आज़ादी के बाद पहला जो स्वर्ण पदक जीता हॉकी में वो किस ओलंपिक में, तो लंदन ओलंपिक में। किस ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में, याद रखिएगा 1948 में जीता। और 1928 में जो हो रहा था वह कहाँ हो रहा था, तो एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम जो है वह कहाँ है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड का नाम सुने होंगे, नीदरलैंड जिसको पहले हॉलैंड कहते थे, जहाँ से कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था व्यापार करने के लिए, वह नीदरलैंड था, याद रखिएगा। और वही नीदरलैंड की राजधानी जो है वह एम्स्टर्डम है। कहाँ है, एम्स्टर्डम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना। तो ये क्वेश्चन आसान है। तो पूर्ण जैविक खेती करने वाला पहला राज्य जो बना है वह सिक्किम बना था। कौन बना था? सिक्किम। लेकिन कब बना था? 2016 में। तो देखिए ये करंट 2016 का ही है, लेकिन पूछ रहा है 2021-22 के एग्जाम में, तो ये सब स्टैटिक के तौर पे भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट 1957 को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 1957 को लॉन्च किया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि भारत के अंदर किस महापुरुष को या किस व्यक्ति को, सॉरी, भारत के अंदर किस पुर्तगाली गवर्नर को, हाँ ऐसे क्वेश्चन होगा, भारत के अंदर किस पुर्तगाली गवर्नर को याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय का जो पूर्वगामी कहा जाता है अल्बुकर्क को। किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को। किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क याद रखिएगा, जो कि आपके दूसरे नंबर के पुर्तगाली गवर्नर थे। पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 में बनकर आया था, जिसका नाम था आपका क्या? तो अल्मेडा। क्या नाम था? अल्मेडा। और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर 1509 में आया था, जिसका नाम क्या था? तो अल्बुकर्क था। क्या नाम था? अल्बुकर्क याद रखिएगा। और यही अल्बुकर्क ने जो है कि आपका गोवा पे अधिकार कर लिया था और अंततः गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था अल्बुकर्क ने। और याद रखिएगा यह भारत में जो है कि अंतिम रूप से जो यह स्वतंत्र हुआ 1961 में हुआ स्वतंत्र, याद रखिएगा गोवा। और कब हुआ था? 1961 में। और भारत का जो एक राज्य बना था, तो वह राज्य कब बना? 1987 ईस्वी में गोवा भारत का एक राज्य बना। और याद रखिएगा कितना संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा आपका 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा भारत का एक राज्य बना। और 55वां के तहत अरुणाचल प्रदेश बना था। 55वां के तहत कौन बना था? अरुणाचल प्रदेश। तो थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद हम पुनः आपके प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग बताइए केला के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? केला के लिए पूरे विश्व में कौन सा देश प्रसिद्ध है? आप लोग केला हम खा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि केला के लिए विश्व का कौन सा देश सबसे प्रसिद्ध है, या किस देश का केला सबसे प्रसिद्ध है? तो यार आप लोग थोड़ा सोचिए, फिर हम आंसर बता रहे हैं। बताइए किस देश का केला सबसे प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जमैका का। कहाँ का? जमैका का। जमैका का केला जो है वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और तत्काल खिलाड़ी सब भी जो खेलते खेलते जो खाते हैं केला खाते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वह किसी भी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए बहुत उपयुक्त होती है। समझ में आ गया? और केला में एक रोग बहुत फेमस होता है, इसका नाम है वंकी टॉफ रोग। वंकी टॉफ रोग जो है वह केला को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। किसको प्रभावित करता है? केला को। ये सब आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कौन किया है? तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया। बहुत बेहतरीन सवाल है। वहीं 1826 में युवा बंगाल का आंदोलन का जो नेता था वह था हेनरी विवियन डिरिजियो। कौन था? हेनरी विवियन डिरिजियो। बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है आत्म सभा का स्थापना किसने किया है? तो आत्म सभा का स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्म सभा, वहीं 1825 में वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय के द्वारा, वहीं 1828 में याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या चीज का? तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना, जो कि एकेश्वरवाद थे। तो आप लोग राजा राम मोहन राय के बारे में 3 प्रश्न को माइंड में सेटअप कर लिए होंगे। तो 3 प्रश्न भैया कौन कौन है, एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा आप लोग। 1815 में आत्मसभा, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज, राइट। 1815 और 1825 में बच्चा कंफ्यूज करता है किस में वेदांत मारे किस में आत्म मारे, तो आपको जुगाड़ देते हैं। क्या देते हैं? जुगाड़। देखिएगा वेदांत कॉलेज, टोटल अक्षर जोड़िए, वे के द्वा के आधो नौ तो, वेदांत 4, कॉलेज 4 3 7, 7 अक्षर। उधर आपका आत्म सभा, आत्म 4 मान लीजिए, 2 सभा, 2 4 2 6, यानी 6वें अक्षर का हो रहा है आत्म सभा, तो 6 के साथ छोटका मार दीजिए 1815। तो 1815 थोड़ा कम ईस्वी है, तो 1815 में मारिएगा आत्मसभा, और 1825 में आप लोग मारिएगा वेदांत कॉलेज, और 1828 में मारिएगा ब्रह्म समाज, जो इजी क्वेश्चन है, दुनिया जानता है, जो एकेश्वरवाद था। और इसी राजा राम मोहन राय को आपका पश्चिमी शिक्षा जगत या अंग्रेजी जगत का जो है कि भारत के अंदर अग्रदूत माना जाता है। और इसी राजा राम मोहन राय का जो पूर्वगामी जानते हैं हम लोग, अल्बुकर्क को जानते हैं। किसको जानते हैं? अल्बुकर्क। और वही अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में आपको गोवा को जो है कि आपको अधिकार कर लिया था, याद रखेगा। और अंततः जो है कि गोवा को जो भारत का हिस्सा बनाया गया वह 1961 में जो है कि गोवा आज़ाद हुआ। और जब गोवा आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो गोवा के जो अंतिम गवर्नर थे पुर्तगाली, वो सिल्वा थे। कौन थे? सिल्वा थे, याद रखेगा। कौन मारिएगा? सिल्वा। और गोवा को जो भारत का एक राज्य का दर्जा दिया गया वह याद रखेगा 56वां संविधान संशोधन 1987, 56वां संविधान संशोधन 1987। तो एक मोटिवेशनल क्वाइट, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार करना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग इसी तरह जबरदस्त मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करने का प्रयास कीजिए, जो कि एक बड़े चैनल पे हम लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग समर्थन इसी तरह कीजिए और रिजल्ट कंफर्म होगा, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं आपके पीछे इतना, और खुद पर्सनल भी मेहनत करते हैं और बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई भी किए हुए हैं। इसमें कोई एक किंतु परंतु नहीं है। और आपको बता दें कि ग्रुप डिस्कशन हम शुरू से ही करते रहे हैं, और शुरुआत में ग्रुप डिस्कशन जब करते थे तो लगभग आपका हकीकत बताते हैं कि हाथ में कलम और किताब रहता है हमेशा, आपको झूठ नहीं बोलेंगे। लगभग आपको 25 से 30 बच्चा का सिलेक्शन हुआ है सिर्फ ग्रुपिंग करके, ये डिस्कशन सुन के। और वैसा भी बच्चा का सिलेक्शन हुआ है अच्छे अच्छे पोस्ट पे, जो कि कुछ नहीं जानते थे, आके सिर्फ बैठते थे, सुनते थे, और इतना मेहनत उसे करवाए कि आज वो एक अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं और जो है कि एक नई जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। बस उसी तरह आप मेहनत कीजिए। आपके माता पिता के सपने को साकार करने के लिए हम मैदान में उतरे हैं, तो बस आप मेरा साथ दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसी के साथ अगला सवाल है कि अगला सवाल बताइएगा कि वेद समाज का स्थापना किसने किया है? तो वेद समाज का स्थापना 1867 में, वेद समाज का स्थापना 1867 में याद रखिएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया है? तो भारत के अंदर में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने किया है, याद रखिएगा। और कांग्रेस का नामकरण भी किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी वृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय बने हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले फिंसबरी लोकसभा क्षेत्र से 1892 ईस्वी में पहले भारतीय बने हैं, याद रखिएगा। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति जो बने थे वो WC बनर्जी बने थे। लेकिन
वो जीत नहीं पाए थे 1867 में। अंततः 1892 में आपके दादा भाई नौरोजी बनते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो कि आपके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतकर वहां पर झंडा गाड़ने का काम किए फिंसवरी लोकसभा में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक बहुत फेमस है, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं, याद रखिएगा। और इन्हीं पुस्तक में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत आप लोग को बताना है कि किस अधिवेशन में पहली बार, किस अधिवेशन में पहली बार जो है कि आपका पहली बार जो है कि आपका महिला अध्यक्ष बना था। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार, याद रखिएगा कि 1900, ऐसे तो 3 महिला अध्यक्ष बनी है। 3 महिला अध्यक्ष में से जो आपका एनी बेसेंट बनी है वो पहली बार बनी है। एनी बेसेंट पहली महिला बनती है कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, जो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में बनती है। कहां से? तो कलकत्ता से। वहीं इसमें अगर 8 जोड़िएगा तो 1917 में 8 जोड़िएगा तो 1925 मिलेगा। तो 1925 में पहली महिला भारतीय बनती है जिनका नाम है सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनेगी आगे चलकर। और याद रखिएगा कि यह आपका जो है कि 1925 में बनती है। कहाँ से? तो कानपुर अधिवेशन से बनती है। वहीं आपका इसमें जब 1925 में जब 8 जोड़िएगा तो 1933 मिलेगा। और 1933 में तीसरी महिला बनती है जिसका नाम है नलिनी सेनगुप्ता, ये भी कलकत्ता से। यानी 1917 और 1933 दोनों कलकत्ता। अब बीच में 1925 कहाँ? कानपुर। पहली महिला भारतीय आपका 1925 में सरोजिनी नायडू। वहीं 1917 में आपका कलकत्ता से एनी बेसेंट। 1933 में आपका कलकत्ता से कौन बनी है? तो कलकत्ता से बनी है नलिनी सेनगुप्ता, याद रखिएगा। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए आज़ादी के बाद, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। किसका कथन था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का कथन था कि कांग्रेस को भारत के आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। वहीं बाल गंगाधर तिलक का कथन था कांग्रेस के संदर्भ में, क्योंकि ये आपके गर्म दल के नेता थे। इनका कथन था कांग्रेस जो है यह एक प्रकार का वार्षिक मेला है। यानी एक तरह से वार्षिक मेला है, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि आप एक मेढक के रूप में काम करता है। यानी जब ये बारिश वगैरह होता है, भादव सावन का दिन आता है, तो देखते होंगे मेढक टर टर करने लगता है, फिर शांत हो जाता है साल भर। तो उसी तरह से कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आप लोग को पता है दिसंबर माह में होता था। प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सामान्यतः दिसंबर महीना में होता था। तो दिसंबर महीना में जो होता था उससे कुछ होने वाला था नहीं उतना कुछ खास, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष में एक आपका मेढक की तरह टर्टर करने का काम करती है और इससे कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि डलहौजी के शासनकाल में किस वर्ष इनाम आयोग का गठन किया गया था भूमि संबंधी विवेचना के लिए? तो भूमि संबंधी विवेचना के लिए 1852 ईस्वी में, याद रखिएगा, डलहौजी के द्वारा इनाम आयोग का स्थापना किया गया था। अगर हम डलहौजी का बात करते हैं तो डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा है। तो 1848 में ही इन्होंने आपका राज्य हड़प नीति या गोद लेने की नीति अपनाया था। इसमें क्या था कि जो भी बड़े बड़े राजा हुआ करते थे भारत में, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार का जो है कि शासन प्रशासन हुआ करता था, अगर उनको उत्तराधिकारी के रूप में अगर कोई पुत्र नहीं है तो उनका राज्य क्षेत्र डलहौजी हड़प लेते थे। उसी को राज्य हड़प नीति कहा जाता था, या डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स भी कहा जाता था, या उसको गोद लेने की प्रथा भी कहा जाता था, जो कि डलहौजी ने शुरू किया था। तो उसी क्रम में, याद रखिएगा, उन्होंने बहुत प्रकार के शहर को हड़पा, जैसे झांसी हो गया, आपका नागपुर हो गया, उसके बाद फिर आपका करौल हो गया। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार का शहर को हड़पा। लेकिन इस तरह के शहर हड़पने के क्रम में उन्होंने जो है कि उत्तर प्रदेश का एक शहर था अवध, जो
कि आज लखनऊ अयोध्या का क्षेत्र कहलाता था। वहाँ का जो शासक हुआ करता था या वहाँ के जो नवाब हुआ करते थे अवध के, वो वाजिद अली शाह हुआ करते थे। और वाजिद अली शाह का एक पुत्र भी था, ठीक है, वाजिद अली शाह का एक पुत्र भी था जिनका नाम था आपका क्या कहते हैं, वारिस करके नाम था, ठीक है, वारिस करके नाम था। लेकिन फिर भी जो है कि उनको हड़प लिया। कैसे हड़पा? तो उस पर कुशासन का आरोप लगा के कि अच्छा शासन नहीं कर रहा है। इसका मतलब हड़प रहा है हुआ राज हड़प नीति के तहत। लेकिन राज हड़प नीति का कथन था कि जिसका उत्तराधिकारी नहीं है, जिसको पुत्र नहीं है, तब उसका हड़पा जाएगा। लेकिन उसको पुत्र रहते हुए भी अवध को हड़प लिया, इसीलिए कुशासन का आरोप लगा के उसको हड़पा गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसी का कारण बना कि आगे चलकर जो है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ, इनको हड़पा था 1856 में। इसके जस्ट एक साल के बाद 1857 का विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह। उसमें अवध से जो आपका लड़ने वाले भारत नायक थे वही वाजिद अली शाह की पत्नी था, जिनका नाम था आपका क्या, तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि अवध के अंतिम नवाब कौन हुए हैं, तो वाजिद अली शाह हुए हैं। कौन हुए हैं? वाजिद अली शाह। उनसे क्या राज्य क्षेत्र को हड़पा था? तो बोलिएगा हाँ। तो कौन हड़पा था? डलहौजी। कौन नियम के तहत? राज हड़प नीति के तहत। कौन से आधार पे? तो कुशासन के आरोप के आधार पे। और जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो वहीं से जो है कि आपका बेगम हजरत महल ने लड़ने का काम किए। और याद रखिएगा बहुत वहाँ से परेशान हुए हैं आपके अंग्रेज लड़ने के क्रम में। बहुत सेना नायक थे अवध से, याद रखिएगा, बहुत सेना नायक थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और इसी अवध के बारे में कहा गया है 1857 के विद्रोह में कि डलहौजी का जो है कि बहुत बड़ा भूल था कि कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़पा, यानी अवध को उसको नहीं हड़पना चाहिए। डलहौजी की सबसे बड़ी भूल थी, वह गलती कर दिया। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा 1857 के विद्रोह में। बहुत टेंशन हुआ था उनको जीतने में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि भारत के अंदर में बताना है आप लोग को कि सबसे अधिक जनजाति कौन सी है। तो सबसे अधिक जनजाति भारत में जो है वह वर्तमान समय में कौन है? तो याद रखिएगा भील है। गोंड पहले था, वो पीछे हो गया। वर्तमान में कौन है? तो भील है। और भील जो है सबसे अधिक आपका महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के एरिया में मिलता है। याद रखिएगा सबसे अधिक महाराष्ट्र में मिलता है भील। और गोंड जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में मिलता है। याद रखिएगा गोंड सबसे अधिक कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में मिलती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य में दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो पहला स्थान तो सबको पता है केरल का है, दूसरा स्थान मिजोरम का है। दूसरा स्थान किसका है? मिजोरम का। मिजोरम जो है कि पढ़ने लिखने में केरल के बाद सेकंड स्थान रखता है। बहुत अच्छा सवाल है, अगर पूछ देगा तो फंस जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो हम दे रहे हैं लेवल, ये आपको बिहार सीजीएल का लेवल दे रहे हैं। यानी समझिए आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, वहाँ पे जीके आधारित क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ से मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को। रक्तदान दिवस 14 जून। अगर आप किसी को रक्तदान दे रहे हैं तो उसका जान बच जा रहा है। रक्तदान दे रहे हैं तो क्या बच रहा है? जान। जान यानी जून, यानी 14 जून। क्या मारिएगा? 14 जून। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। और यह मनाना शुरू हुआ है 2015 से। कब से मनाना शुरू हुआ है? 2015 से मनाना शुरू हुआ है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। और लखनऊ से भारत नायक कौन थे 1857 के विद्रोह में? तो बेगम हजरत महल थे। कौन थे? बेगम हजरत महल। क्योंकि अवध या लखनऊ दोनों एक ही क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। और नवाबों की नगरी भी कौन है? तो लखनऊ है। नवाबों की नगरी भी कौन है? तो लखनऊ है। याद रखिएगा लखनऊ जो है वह आपका कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ में है? देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ में है? देहरादून। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अली अकबर खां और अमजद अली खां का संबंध किससे है? सरोद से। किससे है? सरोद से। वहीं अगर पूछेगा आप लोग पन्नालाल घोष बौसरी, पन्नालाल घोष हो गया, हरि प्रसाद चौरसिया हो गया, उसके बाद फिर आपका राजेंद्र प्रसन्ना हो गया, राजेंद्र कुलकर्णी हो गया। ये सब किससे है? बौसरी। किससे है? बौसरी। ये दोनों बहुत फेमस है, पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया। दोनों किससे है? तो याद रखिएगा बौसरी वादक। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल बताना है आप लोग को कि पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है। पंडवानी जो है वह छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, याद रखिएगा। और आप लोग नाम सुने होंगे, एक महिला कलाकार था तीजनबाई। तीजनबाई का संबंध वही इसी पंडवानी से है, जो कि एकल गायिका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। गरबा भी कहाँ का है? गुजरात का। गरबा कहाँ का? गुजरात का। झिझिया कहाँ का है? बिहार का। झिझिया कहाँ का है? बिहार का। झिझिया कहाँ का है? बिहार का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि खेल गोपाल कली गोपाल कहाँ का है? तो खेल गोपाल कली गोपाल असम का है। खेल गोपाल कली गोपाल कहाँ का है? असम का। खेल गोपाल कली गोपाल कहाँ का है? असम का। आगे बढ़ते हैं। बुगरुम्बा उत्सव कहाँ मनता है? तो असम में। बुगरुम्बा उत्सव कहाँ मिलता है? असम में। बुगरुम्बा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। बुगरुम्बा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को एक बार पुरस्कार रिकॉल करवा देते हैं। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से, ऑस्कर पुरस्कार 1929 से, कलिंग पुरस्कार 1952 से। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत फेमस है। कलिंग पुरस्कार 1952 से विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद मान बुकर पुरस्कार 1969 से, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से। वहीं अगर पूछेगा भारत रत्न का शुरुआत 1954 से, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से, रमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है? तो 1958 से। सरस्वती सम्मान 1991 से, बिहारी पुरस्कार भी 1991 से। वहीं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, इसका शुरुआत 1991-92 से हुआ है। वहीं आपका बात करते हैं वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में 1992 से। वहीं बात करते हैं आपको व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1992 से। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार का शुरुआत हुआ है 2002 से, याद रखिएगा, खेल में। वहीं भटनागर पुरस्कार 1957 से विज्ञान के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बुरलोक पुरस्कार 1973 से। बुरलोक पुरस्कार 1973 से। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक बीएस नायपॉल है। कौन है? बीएस नायपॉल। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? बीएस नायपॉल। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। और अरुंधति राय को हाल ही में कुछ पुरस्कार दिया गया है, शायद पेन प्रिंटर या कुछ दिया गया है। करंट थोड़ा सा अभी अपडेट कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द इरिएंटस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई। द इरिएंटस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई। व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। तो याद रखिएगा, मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत मूल के लेखक में बीएस नायपॉल पहले भारतीय बने हैं। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए 1971 में इनको मिला है। समझ में आ गया? तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब या आपके एक लाइक से हमें वह मोटिवेट मिलता है कि हम आगे और आपके लिए मेहनत करें, और जबरदस्त मेहनत करेंगे, क्योंकि खुद हम अपना भी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आज के हम इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आज का यहीं पर हम लोग अब सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग का दिन शुभ हो। आप लोग का जो आप यात्रा पे निकले हैं, आपका यात्रा जो है कि सकुशल हो, आपका मंजिल जरूर हासिल हो, और उसमें हर कदम हम आपके साथ चलते हैं और आगे भी चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।